हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड as well as their classification. But today's topic of discussion is all about essential fatty acids. हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी या एसेंशियल होती हैं जिसकी हमारे पास कमी हो या जो हमारे पास हो ही ना है। इन द सेम वे एसेंशियल फैटी एसिड भी एसेंशियल इसीलिए हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसे आपको अपनी डाइट में लेना पड़ता है। According to the definition, they are the fatty acids that cannot synthesized by the body and therefore should be supplied in the diet। यानी कि ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इस वजह से आपको इन्हें डाइट में लेना पड़ता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दरअसल इन एसेंशियल फैटी एसिड का हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करके रखने में। यानी कि ये आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल है। और अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आपके सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और अनसैचुरेटेड के क्लासिफिकेशन में भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जिनके पास जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं वो आपके लिए उतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल फैटी एसिड आपकी बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फैटी एसिड माने जाते हैं। और क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो केमिकली ये आपके पूफा होते हैं। हमने डिस्कस भी किया था दैट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड जिस फैटी एसिड में पाए जाते हैं वो उतने ज़्यादा आपके लिए हेल्दियर माने जाते हैं। दैट इज़ वाई ऑल एसेंशियल फैटी एसिड्स आर केमिकली पूफा। अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद करना हो तो आप 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हो एसेंशियल फैटी एसिड के, लाइक लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एज वेल एज एरेकिडोनिक एसिड। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा फैटी एसिड है वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। Let's discuss the functions of essential fatty acids. First function of essential fatty acid is they are used in treatment of atherosclerosis by help in transporting blood cholesterol and lowering it। यानी कि essential fatty acid का यूज atherosclerosis के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। आप सभी ये जानते होंगे कि अथियरोस्क्लेरोसिस आपकी एक वस्कुलर डिजीज है जो कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती है। जिन पेशेंट्स की ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है उनकी ब्लड वेसल में ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल की वॉल्स पर स्टिक होने लगता है और अल्टीमेटली एक प्लाक बना देता है जिसे अथियरोमेटस प्लाक कहते हैं, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करता है। दैट इज वाई that particular condition is known as atherosclerosis, where atheromatous plaque from the increased blood cholesterol will be seen. सो अथियरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आप एसेंशियल फैटी एसिड्स का यूज करते हो। ऑल्सो ये सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड जो अथियरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं उनका नाम है ओमेगा 3, लाइक DHA। DHA मीन्स डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड एंड EPA इकोसा पेंटेनोइक एसिड, जो कि अथियरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करते हैं और ब्लड में इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लोअर करने में यानी कि कम करने में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड फंक्शन, दीज एसेंशियल फैटी एसिड्स हेल्प्स इन द सिंथेसाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। हमने ये चीज़ डिस्कस भी करी थी कि हमारी बॉडी में कुछ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं, उनको बनाने में भी एसेंशियल फैटी एसिड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड फंक्शन, दे एंटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्यूलर एंड सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स।
आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, इन सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में जो फॉस्फोलिपिड है उसके कंपोनेंट के रूप में ये एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं, यानी कि उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो जब भी बॉडी में किसी पार्ट को लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है लाइक एडिपोसाइट्स को, तो उस सिचुएशन में यही एसेंशियल फैटी एसिड्स लिपिड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ ऑफ रेटिना एंड विजन, यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड का आपकी बॉडी में एक और काम होता है कि आपके रेटिना और विजन की हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करता है। यहाँ पर भी आपका स्पेसिफिकली DHA यानी कि डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड ऐसा एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि रेटिना और विजन की हेल्थ को मेंटेन रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ओमेगा 3s भी इस फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ फंक्शन, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर आपको याद हो, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में भी ये चीज पढ़ी थी कि भले ही इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हो, लेकिन मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी आपके फैट होते हैं। तो ये जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़कर भी एनर्जी जनरेट करवाई जा सकती है। सिक्स्थ फंक्शन, दे आर एसेंशियल फॉर स्किन इंटीग्रिटी, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ओमेगा 3 जैसे आपके जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये आपकी स्किन इंटीग्रिटी, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए भी एसेंशियल माने जाते हैं। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड एसेंशियल इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो तब क्या हो सकता है, लेट्स सी। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड रिजल्ट इन फ्राइनोडर्मा और टोड स्किन। अगर किसी पर्सन की बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी यानी कि कमी है तो उसमें एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसे कहते हैं फ्राइनोडर्मा और टोड स्किन। डर्मा वर्ड से पता चल रहा है कि स्किन के बारे में बात हो रही है, ये आपकी स्किन से रिलेटेड डिजीज है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी इरप्शंस ऑन पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट्स ऑफ द लिम्स, यानी कि आपके जो अपर और लोअर लिम्ब होते हैं उनके लेटरल और पोस्टीरियर पोर्शन में आपको कुछ हॉर्नी इरप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। हॉर्नी इरप्शंस मींस यानी कि स्किन पर कुछ हार्ड लेजन्स बन जाते हैं जिनमें केराटिन एक्यूमुलेट होने लगता है। ऑल्सो ये आपके बैक और बटक्स में भी देखने के लिए मिल सकता है और उस पेशेंट की बॉडी में हेयर लॉस भी देखने के लिए मिल सकता है। अल्टीमेटली उसकी बॉडी की जो वुंड हीलिंग है वो भी फ्राइनोडर्मा वाली कंडीशन में पुअर देखने के लिए मिलती है, यानी कि वुंड हीलिंग बहुत ही स्लो होती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अगर आप सभी को याद हो तो हमने ये डिस्कस पहले भी किया है कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को फॉर्मरली ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हमने सिंपल लिपिड के क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि यहाँ पर ट्राई वर्ड रिप्रेजेंट करता है आपके 3 फैटी एसिड्स को एंड ग्लिसराइड रिप्रेजेंट्स द ग्लिसरॉल। दैट इज व्हाई इन सिंपल लिपिड हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी दैट दोज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, यानी कि ये आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच बनने वाले एस्टर बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। ऑल्सो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एज वी ऑल नो ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ लिपिड एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं दैट इज वाई ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते। और हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री में जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं दोज आर नॉन पोलर इन नेचर। ओके, मोर कॉमनली दे आर नोन एज न्यूट्रल फैट। इन्हें न्यूट्रल फैट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंस और प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पर हम इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के डायग्राम को या फिर स्ट्रक्चर को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सिंपल लिपिड वाले लेक्चर में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को बनाना सीखा था। अगर आपको वो सीखना है तो आप फर्स्ट लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो जहां पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को डिस्कस किया है। So first importance and you can say property of the triglyceride that it is a fuel reserves of animals. Animals के अंदर ये एक फ्यूल की तरह रिजर्व्ड रहता है, जैसे कि आपकी एक व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। इन द सेम वे एनिमल्स के अंदर एक स्टोर्ड फ्यूल होता है जो कि ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है।
जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो मेंस में 20% ऑफ एनर्जी फ्यूल जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में रिजर्व रहता है। इन द सेम वे वुमेन्स में 25% जो एनर्जी फ्यूल होता है वो रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ओके, क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों के मन में दैट वुमेन्स के अंदर ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू एस्ट्रोजन। एज वी ऑल नो, प्यूबर्टी के टाइम फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन की वजह से एडिपोसाइट्स का ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है इन देयर ब्रेस्ट एंड हिप्स, जबकि मेंस में ये प्रोसेस देखने के लिए नहीं मिलती क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता, जिस वजह से क्योंकि वुमेन्स के अंदर ज़्यादा एडिपोसाइट्स हैं तो ज़्यादा एडिपोसाइट ज़्यादा फैट को स्टोर करते हैं, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करते हैं। दैट इज़ वाई उनमें 5% एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड एज एनर्जी फ्यूल के रूप में स्टोर रहता है। नाउ हाउ कैन वी से दैट इट इज़ अ एनर्जी रिजर्वोयर? Because it is sufficient to meet body's caloric requirement for 2 to 3 months। क्योंकि ये sufficient माना जाता है बॉडी की 2 से 3 महीने तक की कैलोरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आई हो। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड प्रॉपर्टी। दीज आर स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स। हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर आपके जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये एडिपोसाइट्स के अंदर पाए जाते हैं और वहीं स्टोर भी होते हैं। और ये एडिपोसाइट्स मोस्ट अबंडेंटली आपकी स्किन की थर्ड लेयर में पाए जाते हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस लेयर और यू कैन से हाइपोडर्मिस लेयर। एंड सरप्राइजिंगली ट्राइग्लिसराइड आर नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इतने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने के बावजूद भी ये बहुत ही सरप्राइज होने वाली चीज़ है कि ट्राइग्लिसराइड आपकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम नहीं करता है। अब ट्राइग्लिसराइड भी 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक सिंपल ट्राइग्लिसराइड होता है और एक मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड होते हैं। सिंपल वाले ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं यहाँ पर ग्लिसरॉल के साथ जो 3 फैटी एसिड होते हैं वो तीनों के तीनों सेम होते हैं, जबकि मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के साथ जो 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो तीनों के तीनों अलग होते हैं। एज यू कैन सी, पहला फैटी एसिड सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, यानी कि तीनों के तीनों फैटी एसिड्स क्या हैं? डिफरेंट नेचर के हैं। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज नोन एज मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। Next property, triacylglycerol of plant in general have higher content of unsaturated fatty acid compared to that of the animals। यानी कि प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल होते हैं उनमें ज़्यादा कंटेंट होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इन कंपैरेटिव टू एनिमल्स, जिसकी वजह से प्लांट से मिलने वाले ट्राइएसाइलग्लिसराइड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इन कंपैरेटिव टू एनिमल सोर्स वाले ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस। यानी कि आपका ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसका जब आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है तो वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा होता है, दैट इज वाई उसे आप हाइड्रोलिसिस कहते हो। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इट मीन्स triglycerides break down in the presence of water. So hydrolysis of triglyceride in gastrointestinal tract in presence of lipase enzyme to liberate fatty acid plus glycerol। जब ट्राइग्लिसराइड का आपकी जीआईटी में डाइजेशन हो रहा होता है तो डाइजेशन के दौरान आपको जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज लाइपेज। एज द नेम इंडिकेट, एज इन एंजाइम को इंडिकेट कर रहा है और लाइप वर्ड इंडिकेट कर रहा है सबस्ट्रेट को। तो सबस्ट्रेट आपका क्या है? लिपिड, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जब भी डाइजेशन होता है आपकी जीआईटी में तो वो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है और आफ्टर हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर की प्रेजेंस में और लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये ट्राइग्लिसराइड टूटता है तो ये उन्हीं कंपोनेंट में टूटता है जिनसे ये बना होता है, यानी कि 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सापोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड बाय एल्कलाई टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल प्लस सोप। यानी कि सापोनिफिकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है ट्राइग्लिसराइड की जब आपके ट्राइग्लिसराइड को एल्कलाई की प्रेजेंस में वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे ग्लिसरॉल और सोप बनते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी मीन्स द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड, यानी कि फूड में जो ऑयल्स और फैट यूज किया गया है जब वो खराब होने लगता है तो उसे रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फूड है उसकी ओडर खराब हो सकती है, यानी कि उसकी स्मेल खराब हो सकती है एंड उसका टेस्ट जो है वो भी अनप्लेजेंट हो जाता है, यानी कि भद्दा सा टेस्ट हो जाता है।
So, first rancidity is hydrolytic rancidity that occurs due to partial hydrolysis of triglyceride by bacterial enzyme. हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी तब देखने के लिए मिलती है जब आपके बैक्टीरियल एंजाइम की प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड का आधा ही हाइड्रोलिसिस हो पाता है, तब आप उसे कहते हो हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी. Second type of rancidity is oxidative rancidity. Oxidative rancidity is due to oxidation of unsaturated fatty acid. जब आपके unsaturated fatty acids का oxidation होता है, in the presence of oxygen उनका breakdown होता है, तो उसे कहते हैं oxidative rancidity, जो कि unsaturated fatty acids का taste भी खराब कर देता है after rancidity, and वो जिस फूड में ऐड किया गया है उस फूड की ओडर भी खराब होने लगती है. So students, this is all about the essential fatty acid as well as triacylglycerol. I hope आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो. अगर आपको यह वीडियो लेक्चर असल में समझ आया हो तो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, that what are those essential fatty acid which helps in the treatment of atherosclerosis? Name those essential fatty acid in the comment section. In the next lecture, we will discuss phospholipid and its type. What is the function of phospholipid in detail? Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. See you in the next lecture. Thank you so much.